दोस्तों, आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का 11th क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। किस किस हिसाब से ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वर्ल्ड में, इस दुनिया में। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन और ओशियन बॉडीज की पोजीशन मैप के ऊपर। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा कि जो आज ओशियंस और कॉन्टिनेंट की पोजीशन है, हो सकता है लाखों हज़ारों सालों बाद वो ना रहे, क्योंकि वो मूव कर रही हैं प्लेट्स। पर साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि ये सब कुछ हो रहा है, ये मूवमेंट्स हो रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। हमारी जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है ना, पुश कर रही है, तभी हमारा हिमालय बना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक की, वो दोनों साइड में ओशियन की सिमेट्री है उसकी। एक अमेरिका की और अफ्रीका की आप देखेंगे ना, सिमेट्री ऐसा लगेगा दोनों को जोड़ देंगे तो वो एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो तीनों को मिला के, इनफैक्ट यूरोप को भी मिला लो तो आपको ऐसा लगेगा अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, दोनों अमेरिकाज को मिला दे तो एक बड़ा कॉन्टिनेंट ऐसा जिगसॉ जैसे होता है ना, वैसे बन गया है। तो वो इससे भी आइडिया लगता है कि ये पहले इकट्ठे थे, फिर टूट गए हैं। अब्राहम ऑर्टिलियस एक डच मैप मेकर था जिसने नक्शा बनाया सबसे पहले 1596 में। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने तीनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के दिखाया था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, नॉर्थ साउथ दोनों। देन आ जाता है हमारा अल्फ्रेड वेगनर। ये जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट जिन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट दिया कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बहुत मुखर होके बोला इन्होंने, आगे आए और बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में, कि ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, और ये काफ़ी मानने लायक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर बोले कि यार पहले जो कॉन्टिनेंट है ना, जितने आज के हैं, ये पहले सिंगल कॉन्टिनेंट होते थे, इसको और एक मेगा ओशियन होता था इसके आस पास सराउंडिंग, बीच में ये कॉन्टिनेंट होता था। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट होता था इसको पेंजिया बोला जाता था, और जो मेगा ओशियन होता था जैसे अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक, ये सारे जो ओशियन थे ये साथ में जुड़े होते थे, तो ये पैंथालासा बोला जाता था इसे। उन्होंने बोला कि 200 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो, एक जो सुपर कॉन्टिनेंट है ना, जो पेंजिया, वो टूटना शुरू हो गया। पहले दो भागों में टूटा, एक बना लॉरेशिया, एक बना गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया हो गया, जो एशिया, यूरोप वाला है। नीचे वाला गोंडवाना हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर वाला। तो फिर वो फर्दर और टूटा, लॉरेशिया और टूटा, गोंडवाना लैंड और टूटा। इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है? कॉन्टिनेंट्स की मैचिंग के साथ इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे? जो आपने पहले भी बताया है मैंने कि अफ्रीका और अमेरिका के आप देखेंगे ना, तो एक सेकेंड, जो अफ्रीका, ये आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये ऐसे ऐसे करके है आपका अफ्रीका है, और ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका,
और ये नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करके ना, ये ड्राइंग को थोड़ा समझने के लिए ये अटलांटिक ओशियन। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो इसमें फिट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा हो सकता है आइडिया इन्होंने, और इतना एक्यूरेट मैच हो रहा है ना, एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी बनाया गया था उसको फिट कराने के लिए, देखा उन्होंने। तो जो बुलार्ड ने 1964 में बनाया था उसमें भी प्रूव हुआ है कि हाँ भाई मैच तो काफ़ी हो रहा है। वो 1000 फैथम लाइन पे किया गया था। ये कुछ होता है इनका टेक्निकल टर्म, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो रॉक्स थे वो सेम एज के थे, दोनों ओशियंस के, समुद्र के उस पार अमेरिका, इधर अफ्रीका, भाई दोनों के सेम। जैसा पत्थर वहाँ है वैसा ही पत्थर वहाँ मिल रहा है। जो ब्राज़ील है हमारा ना, और साउथ अमेरिका का, और जो हमारे वेस्टर्न अफ्रीका के पत्थर हैं वो सेम है। तो उसके बाद आ जाते हैं टिलाइट। टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है जो ग्लेशियर्स में से निकलता है, ग्लेशियर के जो डिपॉजिट होते हैं ना उसमें से निकलता है। जो गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं वो अलग अलग जगह पे सदर्न हेमिस्फीयर पे पाए जाते हैं। उसके बेस पे एक टिलाइट है जो कि बहुत ग्लेशिएशन के बाद होता है। काफ़ी ग्लेशियर ऊपर 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 ग्लेशियर बनता जाता है ना, तो उसकी ग्लेशियराइजेशन होती है तो उससे वो बनता है। जो लास्ट बेस होता है वो काफ़ी हार्ड, सुपर हार्ड हो जाता है, वो टिलाइट होता है। वो ऐसा ही कुछ अफ्रीका में मिला, फैकलैंड में मिला, मडागास्कर में मिला, अंटार्कटिका नीचे साउथ में मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला, इंडिया में तो मिला ही मिला। तो इससे भी आइडिया लगता है कि यार वो सेम टिलाइट वहाँ भी है और यहाँ भी है। और जो गोंडवाना टाइप के जो सेडिमेंट्स हैं हमारे जो इंडिया में मिलते हैं वैसे ही वहाँ भी मिल रहे हैं। तो इससे भी पता चलता है। आगे आ जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। जैसे गोल्ड, घाना कोस्ट है जो, वहाँ पर जो गोल्ड है वहाँ पे गोल्ड मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई सोर्स नहीं है गोल्ड का। आप ये देखेंगे तो समझ रहे हैं बात को, गोल्ड का सोर्स नहीं मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, जबकि गोल्ड का सोर्स है ब्राज़ील में। तो हो सकता है कि उस टाइम का वो जो गोल्ड जमा हुआ है ज़मीन के अंदर वो टूट गया तो अलग हो गया, ठीक है, लेकिन उसका सोर्स ब्राज़ील में ही है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फॉसिल्स, इससे भी पता चल जाता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि इस तरफ होने चाहिए थे वो उस तरफ कैसे चल रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों इकट्ठे थे, जिनकी जो मतलब उसी कंडीशंस में हो सकते थे वो इधर किस तरह आ गए वैसे एनिमल्स। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के साथ भी बताता हूँ कि कुछ एक लेमोरस अगर इंडिया में मिलता है वो मडागास्कर में भी मिल रहा है, वो अफ्रीका में भी मिल रहा है, 3 लैंड मास में मिल रहा है ना, लेकिन बीच में तो समुद्र है। तो ऐसे इधर उधर कैसे गया होगा। तो माना जा सकता है कि कभी ना कभी इकट्ठा थे तो उसकी कुछ प्रजाति यहाँ रह गई, कुछ वहाँ रह गई, क्योंकि जहाज़ में बैठा के तो लेके नहीं गए और तैर के वो आए नहीं। बीच में तो 5000 किलोमीटर का समुंदर है। तो आप इससे भी पता लगा सकते हो तो किसी ज़माने में एक साथ रहते होंगे, उनका परिवार आगे बढ़ता गया। फोर्स क्या है ये ड्रिफ्टिंग का, भाई क्यों, क्या थी। वैगनर ने बताया कि जो ये मूवमेंट है, जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जो स्लिप कर रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है कॉन्टिनेंट, ये पोल फ्लिंग फोर्स है और टाइडल फोर्स है। अब पहले तो आप ये देख लेते कि पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है। जैसे अर्थ घूमती है ना, तो अभी मैं अगर पकड़ के कोई चीज़ घुमाऊंगा गोल गोल तो वो आपस में दूर होगी, बीच में से छिटकेगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। रोटेशन होगी ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसके ऊपर तो वो दूर जाएगी। तो ऐसे ही जो उसके अंदर चीज़ भी होगी ना वो भी दूर जाएगी, तो उस वजह से। और आपको पता ही है कि अर्थ की शेप जो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, नीचे बल्ज है, इक्वेटर पे बल्ज है, बाहर को निकला हुआ है इक्वेटर,
तो वो इसी वजह से, रोटेशन की वजह से है। और दूसरा फोर्स टाइडल फोर्स बोलता है, तो मून का जो अट्रैक्शन होता है और सन का होता है ना, जिससे टाइड्स बनती है ओशन में, आपने देखा होगा। रात में पानी ऊपर चढ़ जाता है, दिन में नीचे चला जाता है, ये सारे मून की और सन की ग्रेविटी की वजह से। तो उसने भी बताया कि काफ़ी सालों से, लाखों करोड़ों सालों से ये पढ़ने की वजह से भी ड्रिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ क्या बताती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जितना भी इसका एविडेंस था सब कॉन्टिनेंटल एरिया से लिया गया, ज़मीन से लिया गया। फिर हम लोग आगे जब स्टडी और बढ़ी तो ओशियन के अंदर से भी लेना शुरू किया हमने, ओशियन के जो फ्लोर है ना वहाँ से भी फ्लोर मैपिंग करनी शुरू की। तो वहाँ से हमने क्या देखते हैं, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर होम्स, इसका नाम याद रखें ये दो, अल्फ्रेड वेगनर और आर्थर होम्स। कहाँ गया पेन, ये 1930। कि मेंटल पोर्शन है ना, जो क्रस्ट के बाद जो मेंटल आता है उसके अंदर ना मैग्मा टाइप होता है, स्टेरोस्फीयर होता है, उसके अंदर कुछ करंट्स फ्लो करते हैं, कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, थर्मल डिफरेंस होता है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा कहीं टेम्परेचर कम होता है। तो आर्थर होम्स बोलता है कि उसके अंदर वो करंट की वजह से ना फोर्स प्रोड्यूस होता है। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी रैदर देन अल्फ्रेड वेगनर का जो पोल फ्लिंग फोर्स बताया, दूसरा बताया उन्होंने हमारा टाइडल फोर्स, तो उसको इतना तवज्जो नहीं दी। ये बोला कि हाँ भाई ड्रिफ्टिंग होती थी, लेकिन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की तो वजह से होती थी कि जो मोल्टन मैग्मा अंदर घूम रहा है स्थैनोस्फीयर में, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं और थर्मल डिफरेंसेस हैं ना, उसकी वजह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो आगे आ जाते हैं, मैपिंग कैसे की ओशन फ्लोर की, और डिटेल रिसर्च की गई ओशियन कॉन्फ़िगरेशन की। उन्होंने बताया कि सिर्फ वो प्लेन नहीं है, वहाँ पहाड़ भी हैं नीचे छोटे छोटे, सारा देखा। पोस्ट वार पीरियड में देखा, पोस्ट वार मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ज़मीन के अंदर कुछ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस भी हैं और डीप ट्रेंचेस भी हैं, खड्डे भी हैं, खाई भी है। जैसे ज़मीन पे वैसे खाइयाँ नीचे भी हैं, समुद्र में भी, और ज़्यादातर वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल पास में है। जैसे कॉन्टिनेंट से हम समुद्र की तरफ नीचे उतरते हैं ना, तो उस एरिया में है वॉल्केनिक इरप्शन जो होती है। तो जब उसकी हमने डेटिंग की, उसकी एज पता करने की कोशिश की उस ओशियन के क्रस्ट की, तो उससे पता लगा कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ना काफ़ी नया है रेदर कॉन्टिनेंटल वाले से। कॉन्टिनेंटल का जो सरफेस, जो ज़मीन है वो पुरानी है काफ़ी, और जो ओशियन की ज़मीन है वो काफ़ी नई बनी है। दोनों में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम है, कॉन्टिनेंट पे भी सेम है और ओशियन में भी सेम है। तो अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्टिनेंट को हमने कैसे डिवाइड किया आप देख सकते हैं। कॉन्टिनेंट पहले आ जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। जैसे कॉन्टिनेंट से हम जैसे पूल में से पानी में उतरते हैं ना, वैसे ही कॉन्टिनेंट में से जैसे हम समुंदर में उतरते हैं ना, तो वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स होते हैं।
धीरे 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 हम समुद्र में उतर रहे हैं, स्लोप होती है। उसमें क्या क्या उसमें क्या क्या जुड़ता है, पहले आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ आ गया, फिर हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ टाइप यहाँ धीरे धीरे स्लोप आएगी, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, फिर कॉन्टिनेंटल राइस आएगा, और फिर डीप ओशियनिक ट्रेंचेज आएंगे। कॉन्टिनेंटल राइस क्या होता है, जो कॉन्टिनेंट के अंदर पानी के अंदर पहाड़ आते हैं, ट्रेंचेज क्या आती है, खाई होती है। आगे आ जाते हैं हम एबेसल प्लेन। एबेसल प्लेन क्या होते हैं कि दो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के बीच में, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रिज के बीच में जो प्लेन आता है, जैसे जहाँ से हम उतरे समुद्र में उससे हम सीधा जाएंगे तो बीच में एक सेंटर पॉइंट भी आता है, कॉन्टिनेंटल रिजेस होते हैं, मिड ओशियनिक जिसे रिजेस बोलते हैं, वो कहते हैं पहाड़ होते हैं, एक लाइन में होते हैं, जो आपको पहले भी बताया था 70-70 हज़ार किलोमीटर के होते हैं। तो वो वहाँ उसके बीच का जो एरिया होता है प्लेन एरिया होता है, उसको बोलते हैं अबेसल प्लेन। तो वहाँ पे सारा भी हमारी सैंडस्टोन डिपॉजिट होती है। आपने जैसे गंगा प्लेन होता है ना, पहाड़ ऊपर है, ऊपर से जितना बह के सारा गंगा प्लेन में सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं उस प्लेन में। मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में आपको बताइए, चेन है पहाड़ों की जो समुद्र के अंदर है। इसमें क्या होता है कि वोल्केनोस भी होते हैं पहाड़ बीच बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अर्थक्वेक्स की और वोल्केनोस की। पहले भी आपको बताया था सिस्मिक एक्टिविटी और वोल्केनो के बारे में। आप इसका ज़रूर जवाब दें मुझे कि मैग्नीट्यूड किस चीज़ से नापा जाता है और इंटेंसिटी अर्थक्वेक की किस स्केल से नापी जाती है। आप नोट करेंगे कि लाइन बनी हुई है डॉट 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 डॉट, जो अटलांटिक ओशन के ऑलमोस्ट पैरेलल है कोस्ट लाइन की। फिर वो नीचे से जाती हुई इंडियन ओशन में जाके थोड़ी सी साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक ब्रांच उसकी ईस्ट अफ्रीका की तरफ चली जाती है और अदर म्यांमार और गुयाना की तरफ चली जाएगी। तो ये जाके मिड ओशियन रिज में मिल जाती है। यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए ये डॉट 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 लाइन है, ये जो जितनी लाइन्स है यहाँ पे मैप में, ये सारी आपको अर्थक्वेक वाला रीजन इसको माना जाता है थोड़ा सा। तो ये वॉल्केनोज हैं यहाँ पे, अर्थक्वेक्स हैं, इसे रिम ऑफ द पैसिफिक भी बोला जाता है। यहाँ लिखा होगा रिम ऑफ पैसिफिक या रिम ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनोज बहुत है इसलिए वो डॉट 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 डॉट्स बनाए गए हैं। कंसेप्ट क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का? जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद जो स्टडीज़ आई, जैसे कन्वेक्शनल करंट आई, उसने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, वो पर सफिशिएंट नहीं थी। और फिर और स्टडीज़ के बाद हमें ये पता चला कि जो मिड ओशियनिक रिजेस है ना, उसके अराउंड भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और काफ़ी लावा निकलता है। और जो पत्थर उस मिड ओशियनिक रिज के लेफ़्ट साइड में भी उतने ही और राइट साइड में भी उतनी दूर, दोनों में सेम सिमिलैरिटीज़ है। ये पता चलता है कि दोनों एक ही इस टाइम पे ही निकले थे, केमिकल कंपोजिशन सेम है, उनकी पोलैरिटी भी नॉर्मल है और यंगेस्ट है। इसका मतलब है कि वो रेगुलर उसमें से वॉल्केनो फटता रहता है, वो ऊपर इकट्ठा होता रहता है। जो सबसे ऊपर होगा वो नया होगा, सबसे नीचे वाला पुराना होगा। जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, वो मच यंगर है, आपको पहले बता दिया। वो 200 साल है। जो कॉन्टिनेंटल की जो उम्र है, कॉन्टिनेंटल का जो क्रस्ट है उसकी उम्र है 3200। उसके बाद आए थे जो सेडिमेंट्स हैं ओशियन फ्लोर पे, वो बहुत पतली है, थिन है। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ओशियन फ्लोर भी उतना ही पुराना होता जितना कॉन्टिनेंट है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता, पर
कहीं भी उन्हें ये लगा नहीं वो सेडिमेंट्स को देखकर कि यार ये इतने पुराने हैं। किसी की भी उम्र 200 मिलियन से ज़्यादा नहीं लगी बड़ी। तो सेडिमेंट से भी पता चलता है। उसके बाद आ जाता है जो डीप ट्रेंचेस हैं, जो खाइयाँ हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं ना, तो वो भी मिड ओशन रिजिस के आसपास है। तो शैलो डेप्थ, शैलो मतलब डेप्थ ज़्यादा ना होनी। उसके बाद आ जाते हैं ये सब, इन सब की डिटेल एनालिसिस और स्टडी करने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी गई रॉक्स की दोनों साइड पे मिड ओशियनिक रिज के। वो किसने देखी? वो हेस ने देखी, हैरी हेस है शायद इनका नाम पूरा। 1961 में देखी उन्होंने। हाइपोथेसिस दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि जो सी का फ्लोर है वो भी स्प्रेड हो रहा है। वहाँ पे कांस्टेंट इरप्शंस हो रही हैं वो जो रिजिस के अंदर है जो, और वहाँ पे हमारी ओशन क्रस्ट फट रही है और नई बन रही है। एक दूसरे जो दोनों जो ओशन मिड ओशन जो पुश करेंगे ना एक दूसरे से, तभी बीच में से जगह बनेगी और नया माल अंदर से आता है, वो ऊपर जमा होते जाता है और स्प्रेड होता रहता है ओशन के ऊपर। एक फैक्ट है कि स्प्रेडिंग, अगर एक ओशन स्प्रेड हो रहा है इसका मतलब नहीं कि दूसरा श्रिंक हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चैप्टर काफ़ी बड़ा और काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन कंपैरेटिवली। तो इसमें ये देखिए आप, पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग की तो नहीं है ये, कैसे कैसे कॉन्टिनेंट से देखिए आपने, कॉन्टिनेंट कैसे दूर दूर हैं, दूर दूर है। यहाँ पे ये सारा दिखाया गया। 540 मिलियन पहले ऐसे होता था, 300 पे, 420 पे ऐसे, 300 पे ऐसे, 120 पे ऐसे। तो ये सारा चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक्स देख लेते हैं। जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग आ गई, इसमें 3 हमने पढ़ने अभी तो याद होनी चाहिए। अल्फ्रेड वेगनर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कन्वेक्शनल दी थी हमारी, क्या नाम है उनका, अरे सर जी का नाम क्या है, कन्वेक्शनल थ्योरी किसने दी थी वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। आर्थर होम्स 1930s में दी थी। देन आ जाते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर। वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग उन्होंने दी तो फिर लोगों को ना इच्छा जागी एक बार फिर से जाके ना ओशन की ज़मीन को चेक करते हैं। तो इसमें मैकेंजी थे 1967 में, और पार्कर और आल्सो मॉर्गन। उन्होंने और आइडियाज़ निकाले और देखा कि भाई और रिसर्च की, तो उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स निकाली। एक प्लेट लिथोस्फीयर प्लेट होती है, अपर पार्ट होता है ना जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है, इरेगुलर शेप होती है, सॉलिड पत्थर होता है। इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स भी आते हैं और ओशियनिक भी आते हैं। जो प्लेट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ऊपर को नहीं मूव करती, वो दाएं बाएं जाती हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एस्थेनोस्फीयर क्या लिक्विड पार्ट है ना नीचे, सेमी लिक्विड। तो आपको पहले ही बताया कि लिथोस्फीयर के अंदर क्या होता है, क्रस्ट होता है और मेंटल का ऊपर लगा हिस्सा होता है। इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, 5 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है। ओशियनिक पार्ट पे लगभग 200 साल होती है, 200 किलोमीटर होती है, सॉरी 5 से 100 होती है जो ओशियनिक पार्ट पे होती है, 200 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल की होती है। कोई प्लेट कॉन्टिनेंटल होती है, कोई ओशियनिक होती है। डिपेंड करता है कि भाई कौन सी जगह पे, अगर ओशियन में होगी तो ओशियनिक होगी, अगर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर होगी तो कॉन्टिनेंटल होगी। जो पैसिफिक प्लेट है ना वो एक ओशियनिक प्लेट है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जो ये थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसने बताया कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर है ना वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन रिजेस, ट्रेंचेस, फॉल्ट्स उस प्लेट्स के अराउंड बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ से प्लेट टूटेगी
वहाँ से भी नीचे से मटेरियल निकलेगा, जहाँ दबेगी तो वहाँ से ऊपर से मटेरियल ज़मीन में जाएगा, कन्वर्ज होगी और डाइवर्ज होगी। तो हम ये 7 प्लेटों को ज़रूर याद करेंगे, इनमें से इनकी लोकेशन कहाँ पर है, तो ये आ जाता है क्वेश्चन। अंटार्कटिका और सराउंडिंग ओशन प्लेट है जो, इसमें भी आप देख सकते हैं अंटार्कटिका वाली प्लेट ये नीचे वाली है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्दर्न अमेरिका की, ये है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, कहाँ गई, ये रही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई, ये यूरेशियन प्लेट आ गई, ये अफ्रीकन प्लेट आ गई। यूरेशियन प्लेट यहाँ भी ये बड़ी है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आपको इसको याद रखने वाले कि बड़ी वाली कौन सी है, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उतनी प्लेट्स भी हैं मोस्टली, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की एक इकट्ठी प्लेट है, अफ्रीका की अपनी प्लेट है, यूरेशियन की अपनी प्लेट है, 7 हो जाती है ऐसे ही। एक पैसिफिक प्लेट भी जोड़ देते हैं ना, ये जो पैसिफिक प्लेट है ये तो ओशियनिक प्लेट है ना। और कुछ माइनर प्लेट्स देख लेते हैं हम, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये माइनर प्लेट्स जो हैं किस किस के बीच में है। जैसे सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सा है, कोकोस प्लेट है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सेंट्रल अमेरिका, ये रही कोकोस प्लेट। आपको 1 मिनट मुझे पेन लेने दीजिए, ये है कोकोस प्लेट, ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, ये पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये सेंट्रल अमेरिका है, पैसिफिक प्लेट, सेंट्रल अमेरिका। फिर ये नाज़का प्लेट है, किस किस के बीच में, ये भी पैसिफिक प्लेट है और इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये आप देख सकते हैं, नाज़का, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट। फिर आ जाती है अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट उस साइड तरफ होगी इंडिया की तरफ, या तो इस तरफ से दिख जाएगी, ये अरेबियन प्लेट है। अरे यार ये पेन नहीं चल रहा, 1 सेकंड रुको यार। चलो ये नहीं चल रहा है, तंग कर रहा है। आगे आ जाते हैं, अरेबियन प्लेट आपको मैंने बता दी, एक अफ्रीकन प्लेट और एशियाटिक प्लेट के बीच में होगी, साउथ अरेबियन के पास है ना। उसके बाद फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट ये रही, और इस फिलीपींस प्लेट किसके अंदर है, एशियाटिक, और ये इस तरफ आप देखेंगे तो अब से पैसिफिक प्लेट, इस तरफ पैसिफिक प्लेट है, इस तरफ यूरेशियन तो नहीं बोल सकते हम, यूरेशियन नहीं है ये, वो एशियाटिक प्लेट बोल सकते हैं उसको। अब आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी, कौन कौन सी है, अंटार्कटिका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया प्लेट, देन कम्स यूरेशियन प्लेट। उसमें कोको प्लेट आ जाती है, नाज़का प्लेट आ जाती है, अरेबियन प्लेट आ जाती है और फिलीपींस प्लेट आ जाती है। इनको याद रखने के लिए आपको नाज़का पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, अरेबियन है तो सऊदी अरेबिया के पास है, फिलीपींस है तो एशियाटिक और पैसिफिक, हाँ ज़्यादातर सब पैसिफिक प्लेट के पास ही, और भी हैं आगे अगर इन्होंने कराई होगी तो। कैरोलाइन प्लेट है जो फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में है, कैरोलाइन, ये इंडियन प्लेट, इस तरफ इंडियन प्लेट आ जाती है, इधर पैसिफिक प्लेट आ जाती है, पर उन्होंने फिलीपीन बताया, चलो फिलीपीन मान सकते हो, पता होना चाहिए किस तरफ है। फूजी प्लेट है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो दिख नहीं रही है कहाँ है, जैसे ये है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगी फूजी प्लेट। ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री।
ये कॉन्टिनेंट्स नहीं है जो मूव कर रहे हैं, ये जो हमारे भाई साहब अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, नहीं, ये प्लेट्स मूव कर रही हैं। और एक प्लेट में कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं, ओशियन भी आ जाते हैं। ये भी नोट करने वाली बात है कि सब मूव तो कर रही हैं और आगे भी मूव करेंगी। जैसे वेगनर ने बोला था कि ये जो कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे जिसको पेंजिया बोला जाता था, पर बाद में पता चला कि कॉन्टिनेंट के जो कॉन्टिनेंट्स है वो इन प्लेट्स के ऊपर थे और ये प्लेट्स तब से मूव कर रही हैं शुरू से ही। और जो पेंजिया है वो जब डिफरेंट कॉन्टिनेंट मास थे तो वो जुड़कर बना था। साइंटिस्ट एक पैलियोमैग्नेटिक डेटा यूज़ करते हैं जो देखते हैं कि पोजीशंस भाई कौन कौन किस जगह पे कौन सा कॉन्टिनेंट था उस दौरान। ओके, और ये जो रिसर्च करते हैं और रॉक्स जो लेते हैं ना, कहाँ से लेते हैं आपको पता है? नागपुर से लेते हैं। नागपुर एरिया में 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती है, आपको बताया था। डाइवर्जेंट होती है, जैसे कि जो न्यू क्रस्ट जो बनता है ना वो इसी वजह से बनता है क्योंकि जैसे हम नीचे डाइवर्ज 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे से नया मटेरियल आएगा। तो वो उनको स्प्रेडिंग साइट्स भी बोलते हैं। एग्जांपल जो मिड अटलांटिक रिज बना है ओशियन के अंदर, वो भी इसी वजह से बना है, डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं। उसके बाद है कन्वर्जेंट, जो आपस में टकराते हैं। उसमें क्या होता है कि एक जो हल्की प्लेट होती है ना, सॉरी जो हैवी प्लेट होती है वो हल्की के नीचे घुस जाती है, तो उसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। ये ओशियन के अंदर हो सकती है, कॉन्टिनेंट के अंदर हो सकती है, और कॉन्टिनेंट ओशियन के अंदर 2 प्लेट ऐसे टकरा सकती हैं। तो एक होती है ट्रांसफर बाउंड्रीज, जहाँ पे क्रस्ट ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस जो प्लेट से आपस में रगड़ती रहती हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं ट्रांसफर बाउंड्रीज। तो इससे क्या इरप्शंस तो होते नहीं है कोई इस यहाँ पे डिफरेंशियल मूवमेंट होती है, बस रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं है। अब रेट क्या है, किस रेट से प्लेट्स मूव कर रही हैं? लगभग 2.5 सेंटीमीटर हर साल प्लेट्स मूव कर रही हैं। और इसका हर एक का अलग अलग एरिया है, स्पीड का अलग अलग रेशियो है। जैसे आर्कटिक रिज है वो सबसे स्लो मूव कर रही है 2.5 सेंटीमीटर से, और जो ईस्ट पैसिफिक राइज है वो सबसे तेज़ 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रही है। और ये फोर्स कहाँ से मिलता है प्लेट्स को मूव करने के लिए? जब वेगनर ने बोला था तब साइंटिस्ट ने माना था कि भाई अर्थ तो सॉलिड है, मोशनलेस बॉडी है। पर जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग आ गई तो और भी थ्योरीज आ गई, तब उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के साथ कंबाइन करके उसको पढ़ा तो उन्होंने देखा कि नहीं, अर्थ स्टैटिक नहीं है, अंदर से मोशनलेस भी नहीं है और डायनामिक है, वो अंदर भी चल रहा है। अर्थ बहुत बोलते हैं ना बाहर से शांत है, अंदर इसके बहुत कुछ चल रहा है, वैसे ही धरती के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। ये फैक्ट कि प्लेट मूव करती हैं ये तो पक्की बात है। अब ये मूव करती कैसे हैं, किस मैनर में करती हैं? वो इससे कि जो ज़मीन के अंदर मैग्मा टाइप स्टेनोस्फेयर है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हीट है, मटेरियल जो होता है सरफेस पे राइज करता है। जैसे सरफेस पे आता है वो ठंडा होता है, कूल होता है, फिर वापस ज़मीन में जाता है। कहीं कहीं डाइवर्जेंस हो रही है, कहीं कन्वर्जेंस हो रही है, इसलिए सब कुछ धरती में ही रह रहा है। कुछ बन भी रहा है तो किसी जगह से ज़मीन के अंदर भी जा रहा है, और ये होता रहता है कन्वेक्शन सेल की वजह से। जो अर्थ के अंदर हीट है सबसे, तो ये भी इसके 2 रीज़न है कहाँ से आते हैं। रेडियो एक्टिव डिके, बहुत रेडियो एक्टिव मेटल है वो, जो रेडियो एक्टिव मेटल सड़ता गलता है ना अंदर तो बहुत हीट प्रोड्यूस करता है। तो
और कुछ रेजिडुअल हीट जब धरती बनी थी तो उसकी हीट बची हुई है अभी भी। आर्थर होम्स ने सबसे पहले दिस आइडिया दिया था 1930 में। बाद में हैरी हेस ने भी इसको सोचा सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। ये जो स्लो मूवमेंट है ना गर्म और सॉफ्ट मेंटल की, जो हार्ड क्रस्ट या लिथोस्फीयर के नीचे है, वो प्लेट को मूव कर रहा है, आप ये भूल सकते हो। हम देखेंगे इंडियन प्लेट की मूवमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इंडियन प्लेट की मूवमेंट है, द इंडियन प्लेट के अंदर क्या क्या आता है? एक तो पेनिनसुलर इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया के भी आता है। जो सबडक्शन जोन बनता है ना हिमालयास के अंदर, नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री वो बनती है कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ ना, हम यूरोप के साथ टकराए तो नीचे से अर्थ बन, वो ऊपर को एक दूसरे को पुश करने लगे दोनों प्लेट्स, तो हमारा बना हिमालयास, सबडक्शन जोन पे बना। ईस्ट वाली साइड पे राकिन्योमा माउंटेन्स ऑफ जो म्यांमार है वो भी टकराया। ईस्टर्न मार्जिन जो है वो स्प्रेडिंग साइट है ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वहाँ से दूर जा रहे हैं ना। जो वेस्टर्न मार्जिन है वो किरथर माउंटेन बनते हैं वहाँ पाकिस्तान में, वो भी स्प्रेडिंग है रेड सी के साथ। जो बाउंड्री है इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट के बीच में, वो एक ओशियन रीजन, वो डाइवर्जेंट है, दूर जा रही है ना। हम अंटार्कटिका से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं उस प्लेट से, अंटार्कटिक प्लेट से। और न्यूजीलैंड से भी दूर जा रहे हैं। देन इंडिया जो है ना वो बहुत बड़ा आइलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे दूर है। ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के पर सिचुएट करता है, ऐसा अगर हम देखें तो। नीचे ऑस्ट्रेलिया है ना, तो ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न वाली साइड पे चले जाए तो हमारा इंडिया आ जाता है ऊपर। तो पहले कहीं नीचे था, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही था, तो धीरे धीरे ऊपर आ गया मूव करके। जो तैथिस सी है ना, वो अपने आप को सेपरेट करता है एशियन कॉन्टिनेंट से 225 मिलियन ईयर्स अगो। इंडिया ने जो अपनी नॉर्थ ऊपर जाने की ये जो जर्नी है ना 200 मिलियन ईयर्स पहले शुरू कर दी है, जब पेंजिया टूटा। इंडिया एशिया के साथ कोलाइड हुआ 40 से 50 मिलियन ईयर अगो, तो एकदम से टकराया तो हिमालयस बने। इंडिया की जो पोजीशन है लगभग 71 मिलियन ईयर पहले से अब तक जो है वो उसमें दिखा दिए मैप में। आप देखिए कैसे धीरे धीरे 71 पे यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर वो टकरा गया ऊपर यूरेशियन प्लेट से। तो मैप में दिखा दिया गया लगभग 140 मिलियन ईयर्स पहले जो सब कॉन्टिनेंट है, जो मतलब इंडिया है, इंडिया पहले 50 डिग्री साउथ पे लोकेट था, 50 डिग्री साउथ। अब तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गए। दो मेजर प्लेट्स जो सेपरेट की गई हैं तैथिस सी से, और तिब्बतन ब्लॉक वो एशियाटिक लैंड मास के पास थी। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट के दौरान एशियाटिक प्लेट जो मेजर इवेंट है उससे लावा निकला। जब टकराए ना तो लावा निकला एशियन प्लेट में से, तो भाई वोल्केनो फटा, डेक्कन ट्रैप्स बने उससे। ये 60 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। आप गौर करें कि आज की डेट में भी जो इंडिया है वो इक्वेटर के काफ़ी क्लोज है, और 40 मिलियन ईयर्स अगो और तब से जो हिमालय है ना वो बन रहा है। तब वो बन गया और तब से लेके अब तक वो बनता ही, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं।
इस क्वेश्चन इस चैप्टर को ध्यान से करना थोड़ा। पहला सवाल है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका हैव बीन लोकेटेड साइड बाय साइड? अब्राहम मोर्टिलियस जो पहले डच मैप मेकर थे। देन आ जाते हैं, पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। थर्ड आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? नाजिया इज अ माइनर, फिलीपींस इज अ माइनर, अरेबिया इज अ माइनर, अंटार्कटिका इज अ मेजर प्लेट। Then comes to, which one of the following facts was not considered by those while discussing the concept of sea floor spreading? Volcanic activity along the mid-oceanic ridge, हाँ जी होती है। Stripes of normal and reverse magnetic field observed in rocks of ocean floor, no. Distribution of fossils in different continents, ये तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी है। और एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशन फ्लोर, यस। हाँ तो हम ये मानेंगे, स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हुई थी, ये सही है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है ना, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेट नहीं करती है, ये करती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेट। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अमंग द हिमालयन माउंटेन्स? किस टाइप की प्लेट बाउंड्री है इंडियन प्लेट की हिमालयन माउंटेन के साथ हम कन्वर्ज किए हैं, ऐसा टकराए हैं, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो आपका ऐसे ही यूनिट 2 और चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3 जिसमें आपके आ जाते हैं मिनरल्स और रॉक्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है बोलने में, उसको समझाने में। कहीं मुझसे गलती होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़रूर सुधारूँगा। और रिसर्च और रीडिंग करके आप तक एकदम फिल्टर्ड कंटेंट, ताकि आप कभी काम करते, कोई ऑफिस जा रहा है, हेडफोन्स लगाए हो और मेरे लेक्चर को सुनकर भी उनको, अगर आप पूरा लेक्चर भी सुनेंगे, पूरा नहीं आपको दिमाग में आएगा तो 50% तो एटलीस्ट आएगा। नेक्स्ट बार पढ़ोगे खुद से या वीडियो देखोगे तो आपको जल्दी याद होगा, जल्दी ग्रैस्प होगा, तो बेनिफिट होता है। कानों में आपके सुनता रहेंगे। धन्यवाद।